चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट करें, जिससे कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मशीन में, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन मशीन। ठीक है, इंडक्शन मशीन में आपका दो पोर्शन होगा, एक तो 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे और दूसरा आपका जो है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे। ठीक है, बताया तो था कि यू दैट इज आपका यूटिलाइजेशन और जनरेशन की क्लास हर संडे को होगी। 4 घंटे की यूटिलाइजेशन की क्लास होगी और 3 घंटे की जनरेशन की क्लास होगी। तो रिमेनिंग, क्योंकि यूटिलाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो मेन जो आपका दैट इज ट्रांसमिशन और आपका जो है या फिर आपका जो पावर सिस्टम मशीन है उसको हम लोग ज्यादा दिन करेंगे। और हर संडे आपका जनरेशन में जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। पहले आपका जो है इस संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे आपका गैस पावर प्लांट। ठीक है, गैस के बाद डीजल पावर प्लांट, उसके बाद अगर कुछ बचेगा आपका दैट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज नथिंग बट उसको भी विंड और सोलर भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलो आपका जो है दैट इज हम लोग बात करते हैं, दैट इज न्यू टॉपिक है इंडक्शन मशीन। ठीक है, और काफी सरल टॉपिक है एज कंपेयर टू डीसी सिंक्रोनस के मुकाबले ये टॉपिक आपका सरल है। ठीक है, कितने पेज छोड़ दें ट्रांसफार्मर के लिए, आप नई कॉपी बनाइएगा इंडक्शन मशीन के लिए। ट्रांसफार्मर जहां भी छूटा है, फर्स्ट वी विल कंप्लीट द इंडक्शन मशीन, देन आई कैन गो फॉर द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दैट इज उस कॉपी को छोड़ दीजिए, इंडक्शन के लिए नई कॉपी बनाइएगा, इजी टॉपिक है। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इंडक्शन मशीन के बारे में। इंडक्शन मशीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इंडक्शन मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो इंडक्शन मशीन होती है वो दो प्रकार की होती है, 3 फेज इंडक्शन मशीन भी होती है और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है। अब इंडक्शन मोटर भी होता है और जनरेटर भी होता है। तो जनरली जब भी हम लोग जो है बात करते हैं, इंडक्शन जनरेटर आपका जनरली यूज नहीं किया जाता है। तो क्या जनरली यूज किया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप मोटर के तौर पे आप इंडक्शन मोटर ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब इंडक्शन मशीन में जनरली आपका मोटर ही यूज की जाती है, जनरेटर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जनरेटर को हम अलग से जो है आप जो है यूज नहीं कर रहे। सिंगली आपका इंडक्शन जनरेटर आपका जो है यूज नहीं हो पाएगा। अगर इंडक्शन जनरेटर को आपको यूज करना है तो उसको आपको सिंक्रोनस जनरेटर के साथ क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो जनरली जब भी इंडक्शन मशीन बोली जाती है तो बाय डिफॉल्ट होता है कि जनरली हम इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो है जो मशीन होती है वो दो प्रकार की होती है, जनरेटर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। जब मैं सिंक्रोनस के बारे में बात करूंगा तो सिंक्रोनस मशीन में जनरेटर ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू मोटर। ठीक है, तो जनरली वहां पर आपको जो है बताना पड़ेगा कि मोटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जनरेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, वहां भी आपका जो है सिंक्रोनस वर्ड जब भी आएगा तो जनरली हम लोग जो है जनरेटर को ही डील करेंगे। लेकिन इंडक्शन मशीन में भी दो पोर्शन होंगे, एक मोटर होगा, एक आपका जनरेटर होगा। लेकिन इंडक्शन जनरेटर आपका कॉमनली यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, पावर को जनरेट करने के लिए हम इंडक्शन जनरेटर ना यूज करके आपका सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। तो इंडक्शन जनरेटर आपके बहुत ही रेयरली यूज होने वाली डिवाइस है। ठीक है, तो ज्यादातर इंडक्शन मशीन में से कौन सी मशीन यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं। तो अगर कभी भी इंडक्शन मशीन वर्ड लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहा है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या डिस्कशन करना है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं 3 फेज इंडक्शन मशीन के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मशीन का मतलब है 3 फेज इंडक्शन मोटर पहले पढ़ेंगे। ठीक है, मोटर पहले पढ़ेंगे क्योंकि 99.99% मोटर से ही क्वेश्चन आता है, जनरेटर से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। तो सबसे लास्ट में जनरेटर पढ़ेंगे। इंडक्शन जनरेटर में 2-3 क्लास में लूंगा, उसका बेसिक आपको जरूर बता दूंगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लेकिन उससे रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं इंडक्शन मशीन में वो जनरली किसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में।
और जब मैं सिंगल फेज में भी बात करूंगा तो सिंगल फेज में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में ही हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे, ना तो जो आपका जो है जनरेटर के बारे में आपको बहुत कम पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दैट इज इंडक्शन मशीन में जो सिलेबस पहले बात कर लेते हैं, और ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको इतना जो है इसमें हार्ड एंड फास्ट चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दैट इज पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मशीन के बारे में, और इसमें से मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस होगा, पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद पहला चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। जेई लेवल पे कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगा, दैट इज पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन, मशीन के तौर पे यहां पर मैं मोटर का कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा जो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंडक्शन मशीन या फिर इंडक्शन मोटर कैसे आपकी रोटेट करती है, उसका ऑपरेशन। आप ए लेवल तक बताएं, अरे तुम कहे घबरा रहे हो जो है, ठीक है। अब मशीन स्टार्ट किया, मशीन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मशीन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जो भी आपको पढ़ा दूंगा उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा मशीन में, ठीक है। इतना आप जो है थोड़ा सा फेथ करके चलें। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन, ठीक है, पहले तो कंस्ट्रक्शन है। दूसरा इंडक्शन मोटर या फिर इंडक्शन मशीन आपकी कैसे रोटेट करती है, उसका ऑपरेशन कैसा होता है, उस ऑपरेशन को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद तीसरा चीज होगी कि हमें इंडक्शन मोटर या फिर इंडक्शन मशीन की आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनालिसिस करने के लिए उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। हर एक मशीन का, जो भी आप चाहे ट्रांसफार्मर पढ़े, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आप तभी कर पाए थे जब आपने उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बना लिया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जनरली जो है यहाँ पर हमारा जो होगा कि हमें इंडक्शन मशीन का भी क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। और आप बचपन से एक चीज पढ़ के आ रहे होंगे कि इंडक्शन मशीन कुछ नहीं होती है, एक ट्रांसफार्मर होती है जिसका सेकेंडरी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्शन मशीन और आपका जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जिस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, सेम प्रिंसिपल पे इंडक्शन मशीन भी क्या करती है, वर्क करती है। ट्रांसफार्मर किस आपके प्रिंसिपल पे वर्क करता था, दैट इज इलेक्ट्रो, या फिर दैट इज आप बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी का जो फ्लक्स होता था वो सेकेंडरी से क्या करता था, लिंक करता था, ठीक है। उसी तरह इंडक्शन मशीन में आप स्टेटर पे सप्लाई देंगे, स्टेटर का फ्लक्स आएगा, स्टेटर में जब सप्लाई देंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स आपके रोटर वाइंडिंग में, रोटर वाइंडिंग को आप यहां मान सकते हैं सेकेंडरी, उससे क्या करेगा, लिंक करेगा, उससे क्या करेगा, लिंक करेगा, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और फिर आपकी क्या होगी, पावर डेवलप होगी, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर, नो चेंज इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। जिस प्रकार से आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसी तरह इंडक्शन मशीन भी आपके म्यूचुअल इंडक्शन के इफेक्ट पे वर्क करती है। इसीलिए आप इस मशीन को इंडक्शन मशीन बोलते हैं, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार दोनों का जब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सेम है, तो जैसा इक्विवेलेंट सर्किट आपका ट्रांसफार्मर का आया था, वैसा ही इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किसका भी बनेगा, इंडक्शन मशीन का बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी प्राइमरी में हम सप्लाई देंगे वहां से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग कहां रखी होगी, इसमें रोटर पे रखी होगी, रोटर पे सेकेंडरी वाइंडिंग रखी होगी, तो वो रोटेट कर रही होगी, तो सेकेंडरी रोटेशन वाली आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द सेम टाइप का इक्विवेलेंट डायग्राम बनने वाला है, जैसा ट्रांसफार्मर है और वैसा इंडक्शन मशीन का, ठीक है। तो दैट इज दोनों का हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ बात करेंगे। तीसरा चीज है दैट इज इक्विवेलेंट मॉडल या फिर इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट, जब तक आपको सर्किट नहीं बनाना आएगा तब तक आप इंडक्शन मशीन नहीं समझ पाएंगे। और एक बार अगर आपने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया ना, उसके बाद इंडक्शन मशीन का हर एक क्वेश्चन आपसे 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा तो इंडक्शन मोटर में
मशीन बोल रहा हूँ, जनरली मोटर ही यूज करते हैं, तो इंडक्शन मोटर में कितना टॉर्क डेवलप होगा और आपका पावर फ्लो कैसा होता है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दैट इज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉर्क इक्वेशन की, टॉर्क इक्वेशन एंड पावर फ्लो, पावर फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पांचवा अगर हम बोले यहां पर एक करेक्टरिस्टिक आती है, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस करेक्टरिस्टिक है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक से, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द नेक्स्ट इज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ टेस्ट होंगे आपके ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, टेस्टों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टेस्ट ऑन, टेस्ट ऑफ इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन का मतलब इंडक्शन मोटर के टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑफ इंडक्शन मशीन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज ए स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन का मतलब इंडक्शन मोटर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में हो कि हाँ मोटर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग से नहीं लिखाया है, जनरल वर्ड लिखाया है, ठीक है। दैट इज स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मशीन, आईएम लिख देते हैं, इंडक्शन मशीन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्पीड कंट्रोल मेथड, स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ इंडक्शन मशीन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज, दो वर्ड आते हैं जिससे क्वेश्चन काफी पूछ जाते हैं, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग फिनोमिना होता है इंडक्शन मशीन में, वो भी डिस्कशन करेंगे। दैट इज कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। उसके बाद और कई सारे होंगे, डीप बार, ठीक है, ये सब इसके बारे में, डबल डीप बार, ये सब चीजें डिस्कशन कर दूंगा मैं बीच में, लेकिन बड़ा बड़ा सिलेबस मैंने लिखा है कि कम से कम इतना तो आपको पढ़ के ही जाना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और जो सिलेबस मैंने लिखा है वो 3 फेज इंडक्शन मशीन या फिर इंडक्शन मोटर के लिए लिखा है। एक बार 3 फेज इंडक्शन मशीन आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका सिलेबस भी लिखा देते, दोनों चीजें एक ही साथ पढ़ने वाले। लास्ट वाला क्या है भैया, लास्ट वाला है कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, दो फिनोमिना होते हैं इंडक्शन मशीन में, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, उसको डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक की वजह से आपकी मोटर काफी स्लो स्पीड पे रन करती है स्टार्टिंग के समय, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने सिलेबस लिख लिया होगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक तो आपको डबल एक्साइटेड, डबल या फिर डबली फील्ड एक्साइटेड रिवॉल्विंग थ्योरी आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको कितने टाइप की इंडक्शन, कितने टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है और उसका इक्विवेलेंट डायग्राम आपको पढ़ना है, इतना कम से कम आपको जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मैं मशीन ही लिख रहा हूं, ठीक है। इंडक्शन मशीन में जनरली मोटर ही यूज करते हैं, तो मशीन जब भी वर्ड आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो मोटर के बारे में ही डिस्कशन कर रहा है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो इंडक्शन मशीन का मतलब बोलता था कि सर पता नहीं क्या मोटर पढ़ा रहा है कि जनरेटर पढ़ा रहा है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इंडक्शन जनरेटर आपका प्रैक्टिकली आपका प्रेफर नहीं करते, मोटर ही यूज करते हैं। इंडक्शन में मोटर प्रेफर की जाती है, तो मशीन का मतलब यहाँ पर मोटर सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडक्शन मशीन में सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के बारे में, उसका सिलेबस भी लिखा देते हैं। स्टार्टिंग के लिए जो हम लोग यहाँ पर फिनोमिना पढ़ेंगे दैट इज ए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी जो है सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है,
अगर सेल्फ स्टार्टिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पढ़ेंगे दैट इज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। नाम सुना होगा, डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। रिवॉल्विंग थ्योरी। दूसरा डिस्कस करेंगे कितने टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। और तीसरा डिस्कशन करेंगे दैट इज ए इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मशीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिनसे आपके एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बेसिक चीजें, बेसिक पॉइंट बात कर रहे हैं। हो गया सिलेबस? चलिए नाउ यू कैन बी गो फॉर दैट थ्री फेज इंडक्शन मशीन। पहला तो ये बताओ, जो आपकी इंडक्शन मशीन का जो इन्वेंशन था वो किसने किया था? इंडक्शन मशीन की खोज किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने की थी? दैट इज टेस्ला ने की थी। निकोलस टेस्ला ने आपकी इंडक्शन मशीन की खोज की थी। पहला पॉइंट लिख लीजिए, खोजी व्यक्ति कौन था इंडक्शन मशीन का? इंडक्शन मशीन is invented by Nicholas Tesla. निकोलस टेस्ला। निकोला टेस्ला ने आपकी इंडक्शन मशीन का इन्वेंशन किया था, ठीक है। दूसरा चीज बताएं, अगर बोला जाए कि निकोला टेस्ला के नाम पे एक वर्ड आ रहा है टेस्ला, टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला किसकी यूनिट होती है? पढ़ा होगा टेस्ला आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज नथिंग बट द बी की यूनिट होती है। तो यहां पर लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, टेस्ला is the unit of magnetic flux density, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज बी की आपकी ये यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडक्शन मशीन मेरा एसी मशीन है कि डीसी मशीन है? कॉमन सा क्वेश्चन है, इंडक्शन मशीन कैसी मशीन है, एसी है कि डीसी है? इट इज ए एसी मशीन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंडक्शन मशीन is an AC machine। कैसी मशीन है ये? एसी मशीन है। इज एन एसी मशीन। आपके वर्ल्ड वाइड जितनी भी आपकी मशीन मतलब हम मोटर के बारे में बात करें, इंडक्शन के तौर पे आप जनरेटर यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं। तो जनरली हम जो है
इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, तो वर्ल्ड में जितनी भी मोटर्स यूज हो रहे हैं उसका कितना परसेंट आपकी इंडक्शन मोटर यूज हो रही है? तो लगभग 90% जो मोटर्स हैं वर्ल्ड में वो कौन सी है? इंडक्शन मोटर्स आपकी क्या हो रही है? यूज हो रही है। ठीक है, 90% मोटर्स वर्ल्ड वाइड में आपकी कौन सी है? इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 90% ऑफ या फिर अगर मैं एसी मोटर्स के बारे में बात करूं, वर्ल्ड में जितनी भी एसी मोटर्स हैं, एसी मोटर के दौर में दो मोटर हो सकती हैं, या तो सिंक्रोनस मोटर या तो आपका इंडक्शन मोटर। तो 90% जो एसी मोटर है वर्ल्ड वाइड वो कौन सी है बेटा? दैट इज नथिंग बट द इंडक्शन मोटर है। तो मैं लिख रहा हूं 90% ऑफ एसी मोटर्स इन वर्ल्ड वाइड आर इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर वर्ल्ड में जितनी भी आपकी एसी मोटर यूज हो रहे हैं उन एसी मोटर्स में से 90% कौन सी मोटर है? इंडक्शन मोटर है। ठीक है, 90%। इलाहाबाद में 85% या 86% लिखा दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है 90%। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि हम जो है जो एसी मोटर्स हैं उसमें से इंडक्शन मोटर को ही जनरली क्यों यूज करते हैं? जनरली जो है जो एसी मोटर्स हैं उनमें से जनरली हम इंडक्शन मोटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आपका काफी सिंपल होता है, बहुत आसानी से बन जाती है मोटर। ठीक है, अगर आसानी से बन जाती है तो इसकी कॉस्ट भी कैसी होगी? कम होगी। और दूसरा जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी रोबोस्ट होता है, मतलब मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग मोटर होती है। इन सब कारणों की वजह से जनरली हम लोग जो है मोटर के तौर पे कौन सी मोटर यूज करते हैं? इंडक्शन। ज्यादातर कौन सी मोटर यूज करते हैं? इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। तो इंडक्शन मोटर वर्ल्ड वाइड में जो मोटर्स यूज कर रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द मोटर इंडक्शन मोटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है वो आपकी कैसी है? कंस्ट्रक्शन वाइज काफी सिंपल है, काफी आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, कोई ज्यादा स्लॉट प्लॉट या फिर जो है ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा तामझाम नहीं करोगे तो कॉस्टिंग वैसे भी कम हो जाएगी। और दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी आपका मैकेनिकली स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब मैकेनिकली स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है। मजबूत को इंग्लिश में एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो बोलते हैं रोबोस्ट आपका जो है कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, नाउ यू कैन बी गो फॉर दैट 90% ऑफ एसी मोटर वर्ल्ड वाइड इन इंडक्शन मोटर बिकॉज आगे लिखें बिकॉज इंडक्शन मोटर इज सिंपल या फिर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन कॉमा लो कॉस्ट एंड रोबोस्ट स्ट्रक्चर। रोबस्ट होता है, रोबस्ट स्ट्रक्चर। रोबस्ट स्ट्रक्चर का मतलब दैट इज काफी मैकेनिकली स्ट्रांग आपकी मोटर होती है। मैकेनिकली दैट इज मैकेनिकली स्ट्रांग मोटर। तो इन सब कारणों की वजह से ज्यादातर एसी मोटर के तौर पे हम लोग इंडक्शन मोटर क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज होता है, बाकी तो इसके एडवांटेज होते हैं, इसके एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें जो स्पीड कंट्रोलिंग होती है वो ज्यादा स्मूथ नहीं होती है। सबसे अच्छा स्मूथ कंट्रोल किसमें होता है? किस मशीन में सबसे अच्छे से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस मशीन में सबसे अच्छा स्पीड कंट्रोल होता है, फिर स्मूथ कंट्रोल आसान होता है? भैया डीसी में होता है, सिंक्रोनस में नहीं होता है।
डीसी में होता है, और डीसी में अगर स्मूथ कंट्रोल होता है तो आपको जो है कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा पड़ेगी, महंगी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप जो है एसी अवेलेबल होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करोगे, फिर डीसी को जो है जब डीसी आपका कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट होगी उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल के इक्विपमेंट लगाएंगे। तो जनरली क्या होता है, सबसे अच्छा स्मूथ, अगर आपको बहुत अच्छा स्मूथ कंट्रोल चाहिए स्पीड में, स्पीड कंट्रोलिंग अगर स्मूथ चाहिए तो यू कैन गो फॉर द डीसी। तो आप देखेंगे इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि आपका जो है इसमें जो है जो स्पीड कंट्रोल होता है वो डीसी के मुकाबले थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। यही एक इसका ड्रॉबैक है, बाकी इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, काफी अच्छी मोटर है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इन इंडक्शन मोटर, इन द इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल इज नॉट स्मूथ, एज कंपेयर टू, जैसा कि डीसी में होता है, एज कंपेयर टू द डीसी मोटर। डीसी मोटर के मुकाबले इसमें जो स्पीड कंट्रोल होता है वो ज्यादा स्मूथ नहीं होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। आगे लिख लीजिए इसका क्या है, डिसएडवांटेज। और ड्रॉबैक ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, नाउ बात करते हैं आपका जो है, जो इंडक्शन मशीन होती है क्या उसमें कॉम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट होता है क्या? कॉम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट किसमें होता है? कॉम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट किसमें होता है? डीसी में होता है। डीसी में अंदर क्या होता है, एसी जनरेट होता है, वाइंडिंग में एसी जनरेट होता है, लेकिन आउटपुट में आपको क्या चाहिए, तो डीसी। तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉम्यूटेशन यूज करते हैं। यहां तो ऐसा नहीं, एसी मशीन है, इनपुट में एसी देंगे, आउटपुट में भी आपको एसी मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट ये आपकी एसी मशीन है, तो जनरली यहाँ पर कॉम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट, दैट इज द कॉम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। कॉम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। दूसरा अगर बात करेंगे, क्या इसमें आर्मेचर रिएक्शन की प्रॉब्लम होती है क्या? आर्मेचर रिएक्शन की प्रॉब्लम जनरली हम देखेंगे कि जब मैं डीसी मशीन पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्या होगा, फील्ड का जो फ्लक्स होगा, जो आपका मेन फ्लक्स होगा, उसको आर्मेचर का फ्लक्स क्या कर देगा, आपको जो है डिस्टॉर्ट कर देगा, उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मेन फ्लक्स मतलब फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स जो होगा वो मेन फ्लक्स होगा। डीसी मशीन में आप क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में भी फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं। तो आपका सिंक्रोनस मशीन और आपका डीसी मशीन में जो मेन फ्लक्स होता है उसको आर्मेचर का फ्लक्स क्या कर देता है, थोड़ा सा उसकी वैल्यू को चेंज कर, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। दैट इज नथिंग बट द आर्मेचर फ्लक्स का रिएक्शन किसमें, मेन फ्लक्स में क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन। तो आप देखेंगे जनरली आपका जो है इंडक्शन मशीन में आर्मेचर रिएक्शन जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो सिंक्रोनस मशीन होती है डबली एक्साइटेड होती है, स्टेटर से भी सप्लाई आप प्रोवाइड करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में भी आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, दो साइड से आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो दैट डबली एक्साइटेड, ठीक है, डबली एक्साइटेड, ठीक है। उसी तरह डीसी मशीन भी कैसी है, डीसी मोटर भी डबली एक्साइटेड है। फील्ड में आपने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग में आपने सप्लाई दी, और उसके बाद आपने मोटर है तो वो भी आप इनपुट पावर सप्लाई करेंगे, डबली एक्साइटेड विल बी देयर। तो डबली एक्साइटेड मोटर में हमेशा क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपका जो है जो इंडक्शन मशीन है वो एक तरह का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में आप जो है दो वाइंडिंग होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, आप एक ही वाइंडिंग में क्या करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं। क्या सेकेंडरी में भी सप्लाई कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं, प्राइमरी में सप्लाई कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, किसकी वजह से, इंडक्शन प्रोसेस की वजह से, और फिर लोड लगाते हो तो पावर क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इंडक्शन मशीन में भी दो वाइंडिंग होंगी,
स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग को आप प्राइमरी वाइंडिंग बोल सकते हैं और रोटर वाइंडिंग को आप सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। मतलब जो रोटर पे वाइंडिंग होती है दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी पे सप्लाई देते हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो आपके रोटर की वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी से लिंक करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से पावर डेवलप हुई, पावर की वजह से टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा तो आपका जो है मोटर क्या करेगी, आपकी मैकेनिकल आउटपुट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो जनरली हम बात करते हैं कि आपका जो है ये जो मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि आपका जो है जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें आपको कॉम्यूटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, कॉम्यूटेशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है और इसमें आर्मेचर रिएक्शन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आर्मेचर रिएक्शन की प्रॉब्लम कहां आएगी, जब हम डीसी मशीन पढ़ेंगे और सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे, वहां पर हमें आर्मेचर के जो फ्लक्स होगा उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, मेन फ्लक्स वो कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट लिखते जाइए और एटलीस्ट जब हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कुछ पॉइंट मैं लिखा रहा हूं जो पूछे जाते हैं इसलिए लिखा रहा हूं। ठीक है, तो इन इंडक्शन मशीन, इन द इंडक्शन मशीन no commutation requirement, no commutator, कॉम्यूटेशन नहीं कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जो है आप एसी टू एसी लेना चाहते हैं, डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, तो नो कॉम्यूटेटर का, कॉम्यूटेटर की जरूरत नहीं होती है और ना ही इसमें कोई आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है, नो आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, इंडक्शन मशीन में ना तो आपको कम्यूटेटर की जरूरत पड़ती है ना ही आपका कोई आर्मेचर रिएक्शन होता है। अब इंडक्शन मशीन में हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं, जनरेटर यूज नहीं करते। जनरेटर आप अकेले, वैसे भी जनरेटर क्या होता है, पावर को जनरेट करता है। सिंक्रोनस जनरेटर कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता। अगर सिंक्रोनस जनरेटर आप पावर जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो किसके साथ उसको हम चलाते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर के साथ। अकेले ये अपनी पावर को जनरेट करता नहीं है, या फिर जनरली इसको सिंगल यूज नहीं करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर के साथ ही आप इसको यूज करते हो। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर वर्क विद, अकेला वर्क नहीं करता है, सिंक्रोनस जनरेटर के साथ वर्क कराते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर वर्क विद सिंक्रोनस जनरेटर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर होगा रोटर होगा, स्टेटर रोटर के बीच में रोटर को घूमने के लिए जगह देते तो एयर गैप होगा। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप ज्यादा होता है कि इंडक्शन मशीन में स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप ज्यादा होता है, किसमें एयर गैप ज्यादा होगा, इंडक्शन में कि सिंक्रोनस में? देखो ये तुम लोग डिप्लोमा है करके आओ, इंडक्शन में सिंक्रोनस मशीन में एयर गैप ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आता है। आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम एयर गैप बढ़ा देते हैं, जिससे आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो मेन फ्लक्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन में, तो इंडक्शन मशीन में स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वहीं आपका जो है, क्योंकि यहां पर आर्मेचर रिएक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि एक ही साइड से एक्साइटेशन दे रहे, एक ही फ्लक्स आएगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता तो एयर गैप कम होता है। वहीं सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर दोनों साइड से आप एक्साइटेशन देते हैं तो दो फ्लक्स आएंगे, एक मेन फ्लक्स होगा, एक आर्मेचर फ्लक्स होगा। आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, कई बार बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स में वहां इफेक्ट है। इस आर्मेचर के फ्लक्स को इफेक्ट को कम करने के लिए स्टेटर और रोटर में क्या कर देते हैं, एयर गैप बढ़ा देते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए यहां, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। in induction machine
लेस एयर गैप इन बिटवीन stator and rotor, stator and rotor, because in induction machine there is a no effect of armature reaction. armature reaction होता है नहीं, because in the induction machine there is a no armature reaction, no armature रिएक्शन, इसमें आर्मेचर रिएक्शन होता ही नहीं है, तो क्या करना है, फ्लक्स दैट इज एयर गैप बढ़ा के। लेकिन सिंक्रोनस मशीन में आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो है एयर गैप बढ़ा देते हैं स्टेटर और रोटर के बीच में। तो लिख रहा हूं, इन सिंक्रोनस मशीन लार्ज एयर गैप is present in between स्टेटर एंड रोटर। इंडक्शन मशीन आपका तभी तक टफ है जब तक आप इक्विवेलेंट डायग्राम नहीं बनाए, उसके बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं, केवल इक्विवेलेंट डायग्राम देखना, टॉर्क और पावर तो सब बिल्कुल 1 सेकंड में आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन है आपके पास, ग्राफ बनाते रहिए, ठीक है। In synchronous machine, large air gap is present in between stator and rotor because in synchronous machine there is a effect of armature reaction is present, तो उसके इफेक्ट को कम करने के एयर गैप बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। अब हम बात करते हैं इंडक्शन मशीन, 2 तरीके से हम यूज करते हैं इंडक्शन। सेम मशीन को हम मोटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और सेम मशीन को आप जनरेटर के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। आप बाजार से खरीद के लाए इंडक्शन मशीन, ठीक है, आप बाजार से लेके इंडक्शन मशीन, उसी मशीन को आप एज ए जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं और उसी मशीन को एज ए मोटर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट सप्लाई किया, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल आउटपुट मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो दैट इज नथिंग बट द मोटरिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो इंडक्शन मशीन हो, ये इंडक्शन मोटर की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, ठीक है। उसी तरह अगर आप जो है अपनी सेम मशीन में मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट दे दे, मतलब आप उसको जो है क्या कर दे, प्राइम मूवर से रोटेट करें, तो आपके उसके आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कौन आपका जो है कन्वर्जन करता है, दैट इज जनरेटर। उस समय आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन एज ए जनरेटर की तरह क्या करती है, बिहेव। तो सेम इंडक्शन मशीन को आप जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, मोटर की तरह यूज करें। अगर आपने इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, तो आउटपुट में आपको मैकेनिकल एनर्जी आपको प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इनपुट में सेम मशीन में इनपुट में मैकेनिकल सिग्नल दिया है, तो आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इंडक्शन मशीन आपकी 2 तरीके से फंक्शन करती है, मोटर की तरह भी और आपका जनरेटर की तरह, ठीक है। इसीलिए इंडक्शन मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। इंडक्शन मशीन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। वहीं आपका जो है, जो इसी तरह जो किसकी तरह डीसी मशीन में भी यही होता है। एक डीसी मशीन खरीद के लाइए, उसी डीसी मशीन को आप
किसकी तरह बिहेव करा सकते हैं, किसकी तरह यूज कर, जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, मोटर की तरह। सिंक्रोनस मशीन को खरीद के लाएंगे, सेम सिंगल सिंक्रोनस मशीन को आप मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और आपका जनरेटर की तरह भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। वही जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, वो कन्वर्जन नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं है। दैट इज आपका जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रो, आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक या तो स्टेप अप करेगा तो स्टेप डाउन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले मैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट, मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस कर, फ्लक्स की हेल्प से वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसफार्मर इज नॉट ए इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस, इट इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्शन मशीन। इंडक्शन, जब मैं पढ़ता तो मैं सोचता था कि यार जो है इंडक्शन जनरेटर अलग आता होगा, मोटर अलग आता होगा। बाजार में जब जाते थे तो जनरेटर बोलते हैं भैया इंडक्शन जनरेटर दो, तो अलग डिवाइस दे देता होगा, और जब मोटर की बात करते तो मोटर अलग दे। ऐसा नहीं है, एक ही डिवाइस को आप जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और आपका मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। सर वीडियो एनिमेटेड दिखा दीजिए इंडक्शन मशीन का। भैया तुम्हारे पास गूगल है ना, गूगल, उसमें डालो यार, आ जाएगा। गूगल भी नहीं है, इतना ज्यादा डाटा सेव कर रहा हो, जहां जरूरत पड़ेगी मैं दिखाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो। अभी आज तक कभी ऐसा किया नहीं है, जब जरूरत ना पड़ी हो तो चीजें ना बताई हो, ठीक है, ठीक है, जब जरूरत होगी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन दो तरीके से क्या होती है, फंक्शन करती है, मोटर की तरह भी और जनरेटर। इंडक्शन मशीन हैज टू फंक्शन। इंडक्शन मशीन हैज टू फंक्शन, दो फंक्शन आपकी इंडक्शन मशीन करती है। हमने मशीन वर्ड बोला, इंडक्शन मशीन आपका दो तरह से फंक्शन करती है, मोटर की तरह भी और जनरेटर की तरह भी। मोटर की तब कब कब जो है ये फंक्शन करेगी, जब आप इनपुट में एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, तब ये आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करेगी, मैकेनिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी। और अगर आपने सेम मशीन में इनपुट के तौर पे मैकेनिकल सिग्नल दिया तो ये आउटपुट के तौर पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको क्या कर देगी, जनरेट कर देगी, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा इंडक्शन मशीन हैज टू फंक्शन, दो फंक्शन आपकी इंडक्शन मशीन करती है, दो तरीके से आप इसको फंक्शन करा सकते हैं, मोटर की तरह भी और जनरेटर की तरह, ठीक है। तो अगर आप जो है इंडक्शन मशीन टेक्स, अगर आप इंडक्शन मशीन को इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज इनपुट दे रहे हैं, इंडक्शन मशीन टेक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज ए इनपुट and provide mechanical output, then induction machine is behaves like a induction motor, behaves like a इंडक्शन मोटर, ठीक है। तब आपकी इंडक्शन मशीन एज ए इंडक्शन मोटर की तरह क्या करती है, वर्क करती है। मतलब इंडक्शन मोटर में आप जो है इनपुट के तौर पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे और आउटपुट के तौर पे आपको जो है टॉर्क डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा, जिसकी वजह से रोटेशन होगा, ठीक है। नाउ अभी देखें कैसे ऑपरेट करते हैं मशीन और जनरेटर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इंडक्शन मशीन में आप इनपुट के तौर पे मैकेनिकल सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट के तौर पे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, उस समय इंडक्शन मशीन आपका वर्क कर रही है जे जनरेटर, ठीक है। सेम मशीन इज वर्किंग एज ए मोटर एंड जनरेटर। तो लिख रहे हैं इंडक्शन मशीन इफ वर्ड कर लो, if induction machine takes mechanical
signal as a input and provides electrical signal as a output. Then induction machine is behaves like a induction generator. Induction generator. Induction generator. ठीक है, तो आप देखेंगे जो इंडक्शन मशीन होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो ये कैसा इंडक्शन मशीन कैसी डिवाइस होती है, इसलिए हम इंडक्शन मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस का मतलब है कि ये डिवाइस आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकती है, फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकती है। तो लिखेंगे hence induction machine is known as electromechanical conversion device like। और कौन कौन सी मशीनें आपकी जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस होते हैं, डीसी मशीन भी आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस करती है और सिंक्रोनस मशीन भी, like DC and synchronous machine। वही ट्रांसफार्मर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस नहीं है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, वो आपका इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करता है, लेकिन किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सिग्नल, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। तो इसके नीचे लिखेंगे but transformer is a electromagnetic device। Transformer is a electromagnetic device। ये आपका कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जो आपका इंडक्शन मशीन होता है इसको आप दो ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो आप इसको मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है जनरेटिंग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। मोटरिंग मोड में ऑपरेट करने के लिए क्या कंडीशन है और जनरेटिंग मोड में ऑपरेट करने के लिए क्या कंडीशन है, ये आपके मोटर की तरह कब बिहेव करेगी, जनरेटर की तरह कब बिहेव करेगी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप लिख लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, लिख लिया ना, नेक्स्ट पॉइंट। अभी छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इंडक्शन मशीन है टू टाइप ऑफ ऑपरेशन, एक मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरा आपका जनरेटिंग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। इंडक्शन मशीन
इंडक्शन मशीन हैज टू टाइप ऑफ ऑपरेशन। आप इंडक्शन मशीन को दो प्रकार से ऑपरेट कर सकते हैं। इंडक्शन मशीन को आप दो प्रकार से ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो आप इसको मोटरिंग मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरा आप इसको जनरेटिंग मोड मतलब जनरेटर की तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं और मोटर की तरह। दैट इज एक होगा मोटरिंग मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरा आप जनरेटिंग मोड में भी क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर आप अपने इंडक्शन मशीन को मोटर की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं तो दो प्रकार की यहां पर आपके पास दैट इज आपको दो स्पीड पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप देखेंगे इंडक्शन मशीन में एक तो होगा स्टेटर और एक होगा रोटर। ध्यान सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, एक होगा स्टेटर और एक होगा रोटर। रोटर तो क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा, तो रोटर की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। रोटर की स्पीड को बोलेंगे एनआर। एनआर रिप्रेजेंट करेगा रोटर की स्पीड। अब जो स्टेटर होगा, स्टेटर में आपकी जो है क्या होगी, स्टेटर वाइंडिंग होगी। स्टेटर वाइंडिंग में आप क्या करेंगे, आप जो है एसी इनपुट देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट देंगे। जब आप इलेक्ट्रिकल थ्री फेज अगर आपके पास वाइंडिंग है, थ्री फेज अगर आपके पास बैलेंस वाइंडिंग है, ठीक है, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग है, अगर वो आपका 120 डिग्री स्पेस में रखे हैं तो आपके पास क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। तो आप क्या करेंगे, जो स्टेटर होगा, स्टेटर में जैसे ही आप एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, थ्री फेज बैलेंस एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो स्टेटर पे क्या होगी, एक फील्ड डेवलप होगी, स्टेटर पे फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, स्टेटर पे फ्लक्स डेवलप होगा और वो फ्लक्स क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। स्टेटर नहीं रोटेट कर रहा है, स्टेटर की जो फील्ड होगी वो आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, कैसे रोटेट करेगी अभी बाद में देखेंगे। और किस स्पीड से रोटेट करती है, सिंक्रोनस स्पीड से क्या करती है, रोटेट करती है। तो मैंने बोला कि दो टाइप के रोटेशन है, एक तो रोटर रोटेट करेगा और दूसरा स्टेटर की जो फील्ड है वो स्टेटर पे फिक्स होगी। लेकिन जैसे आप स्टेटर में सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो स्टेटर वाइंडिंग पे फ्लक्स आएगा, फिर स्टेटर फील्ड आएगी। स्टेटर फील्ड आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। किस स्पीड से रोटेट करेगी, सिंक्रोनस स्पीड से। अगर आपकी रोटर की स्पीड, अगर आपकी रोटर की स्पीड कम है और स्टेटर की फील्ड ज्यादा है, तब आपकी इंडक्शन मशीन आपके एज ए मोटर मोड में ऑपरेट करेगी, मोटर की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। लेकिन अगर आपकी रोटर की स्पीड ज्यादा है और जो बेटा स्टेटर की जो स्पीड है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड होगी, अगर रोटर की स्पीड आपकी स्टेटर की फील्ड से ज्यादा है, तब आपकी इंडक्शन मशीन एज ए जनरेटर की तरह क्या करेगी, बिहेव, मतलब वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करके देगी। ठीक है, पैदा करके देगी। ठीक है, तो हम लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, दो फील्ड होंगी, एक तो रोटर की स्पीड होगी, एक आपके पास रोटर की स्पीड होगी। रोटर की स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे एनआर। एनआर रिप्रेजेंट कर रहा है रोटर की स्पीड को, रोटर रोटेट करेगा किसी स्पीड से। और एक होगी आपके पास दैट इज एनएस। एनएस क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स। स्टेटर में जब सप्लाई देंगे तो स्टेटर का फ्लक्स आएगा। स्टेटर का फ्लक्स आपका किस स्पीड से रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से, रोटेटिंग फ्लक्स आएगा। कल मैं इसको प्रूफ करूंगा कि रोटेटिंग फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग, एनएस क्या है आपका, दैट इज स्टेटर फील्ड का स्पीड बता रहा है। दैट इज उसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा जिसकी स्पीड होगी वो एनएस, सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। एनएस रिप्रेजेंट करा किसकी, स्टेटर फील्ड स्पीड। और स्टेटर का जो फील्ड है चूंकि वो रोटेट कर रहा है इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। ठीक है, स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या करेगी, रोटेट कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। किस स्पीड से रोटेट करेगी, एनएस पे। स्टेटर में जब मैं सप्लाई कनेक्ट करूंगा तो स्टेटर पे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और वो फ्लक्स कैसा होगा, रोटेटिंग होगा, इसीलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स।
जो आपका स्टेटर का फ्लक्स है, स्टेटर की फील्ड है, वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, ns से। रोटर किस स्पीड से रोटेट करेगा, nr से। यदि आपके रोटर की स्पीड आपके स्टेटर की फील्ड से क्या है, कम, रोटर की स्पीड अगर आपकी स्टेटर की फील्ड से क्या है, कम है, रोटर धीमे रोटेट कर रहा है और स्टेटर का जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है, तब आपकी इंडक्शन मशीन एज ए मोटर की तरह क्या करेगी, वर्क करेगी। ठीक है, तब आपको जो है आपकी तब इंडक्शन मशीन एज ए मोटर की तरह है, मतलब आपके जो है दैट इज आपके बोर्ड से वो इलेक्ट्रिकल पावर लेगी और मैकेनिकल पावर को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। जनरेटर मोड में कैसे ऑपरेट होगा, आपके पास रोटर किसी स्पीड से रोटेट करेगा, एनआर से। रोटर किस स्पीड से रोटेट करेगा, एनआर से। एनआर रिप्रेजेंट कर रहा है रोटर स्पीड, रोटर स्पीड। और बेटा जो स्टेटर है, स्टेटर का फील्ड वाइंडिंग, जो स्टेटर का फ्लक्स होगा जिसको हम लोग स्टेटर फील्ड वाइंडिंग, वो किस स्पीड से रोटेट करेगी, ns से, सिंक्रोनस स्पीड। ns को बोलते हैं, ये कहलाता है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड किस स्पीड से रोटेट करता है, स्टेटर का फ्लक्स किस स्पीड से रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द ns। ns क्या है आपका, स्टेटर फील्ड स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड, स्टेटर पे रोटेटिंग। यदि आपका जो है रोटर की स्पीड स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, ज्यादा है, रोटर ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है किससे, स्टेटर फील्ड से, तो आपका जो है इंडक्शन मशीन एज ए इंडक्शन जनरेटर की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। इट इज बिहेविंग लाइक इफ रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन स्टेटर स्पीड, then induction machine is behaving like a induction generator। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड हम कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ पोल दिए होंगे, ठीक है, उस हिसाब से आप जो है सिंक्रोनस स्पीड आप कैलकुलेट कर लेंगे। 1500 आरपीएम है, 300 आरपीएम, अगर आप उससे ज्यादा तेजी से रोटर को क्या करा दे, रन करा दें, तो इंडक्शन मशीन एज ए जनरेटर की तरह बिहेव करेगी। और अगर रोटर की स्पीड आपकी जो है सिंक्रोनस स्पीड से या फिर स्टेटर की स्पीड से कम है, तब आपकी इंडक्शन मशीन आपकी क्या होने वाली है, एज ए मोटरिंग मोड या फिर एज ए इंडक्शन मोटर की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। दिस इज द कंडीशन, इस कंडीशन को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लिए क्या, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडक्शन मशीन का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, कौन सा प्रिंसिपल होता है। तो इंडक्शन मशीन कुछ नहीं होता, एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, क्या होता है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। रोटेटिंग मतलब ट्रांसफार्मर की तरह होता है, लेकिन उसका सेकेंडरी रोटेट करता है। मतलब आपकी इंडक्शन मशीन में भी दो वाइंडिंग होंगी, एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हम कहाँ रखते हैं, स्टेटर में, या फिर स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ रखी होगी, रोटर में, मतलब रोटर की वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। और आप क्या करेंगे, इंडक्शन मशीन में स्टेटर की वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच में आपका एयर गैप है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप स्टेटर को एक्साइटेशन देंगे, एक्साइटेशन देंगे तो यहाँ पर फ्लक्स डेवलप होगा। ये फ्लक्स आपके सेकेंडरी से क्या करेगा, लिंक करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, आगे लोड लगा होगा, आपका करंट फ्लो करेगा तो पावर जनरेट होगी। इस पावर की वजह से क्या डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा। और आपकी मशीन क्या करने लगेगी, टॉर्क डेवलप होगा तो रोटेट करने लगेगी। तो जैसा ऑपरेशन आपका ट्रांसफार्मर का था, जैसा वर्किंग प्रिंसिपल आपका ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, इंडक्शन के हेल्प से, म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन। एक का फ्लक्स दूसरे से क्या करता था, लिंक करता था, जिसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर क्या करता था, वर्क करता था। सेम ऑपरेशन इज बिहेविंग यूज्ड इन द इंडक्शन मशीन। तो पूछा जाता है कि इंडक्शन मशीन में आपका इंडक्शन मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी का फ्लक्स या फिर स्टेटर का फ्लक्स सेकेंडरी या फिर रोटर से, रोटर वाइंडिंग से क्या करता है, लिंक करता है, जिसकी वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा,
पावर डेवलप होगी या फिर पावर ट्रांसफर होगी। पावर की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क की वजह से आपका रोटर क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, रोटर क्या करने लगेगा, रोटेट। और अगर मोटरिंग ऑपरेशन है तो रोटर जो होगा वो आपका सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब जो रोटर होगा वो आपके स्टेटर की फील्ड को पकड़ने की कोशिश करेगा, और स्टेटर की फील्ड आगे आगे चलेगी, उसको पकड़ने के लिए रोटर उसके पीछे पीछे लगेगा, और दोनों क्या होंगे, इसी तरह आपकी रोटेटिंग फील्ड रोटेट करेगी, उसको पकड़ने के लिए रोटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, मोटर में ऐसा होगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द, इसीलिए जनरली बोलते हैं कि इंडक्शन मोटर आपकी स्लिप पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है, स्लिप में। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, अगर दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका जो है रोटेशन आपका रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका इंडक्शन मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बोलिए फिर सिंपल इंडक्शन में, इसलिए इंडक्शन मशीन का नाम रखा है। इस मशीन, ये मशीन आपके इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इसलिए इस मशीन का नाम है इंडक्शन मशीन। ठीक है, लिखिए। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, लिखिए, इंडक्शन मशीन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, हेडिंग डालिए, इंडक्शन मशीन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। इंडक्शन मशीन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अरे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल नहीं, पगला गया का ये संतोष जायसवाल। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इंडक्शन, उसको इंडक्शन बोलते हैं। एक का फ्लक्स जब दूसरे से लिंक करता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। कुछ भी लिख रहे हो, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तुम लोग यार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन, पहले सिग्नल इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा यहीं पर, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में आंसर दे रहे हो। लिखो, इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन इंडक्शन मशीन work on the principle of mutual induction, mutual induction, या फिर उसी को आप लोग शॉर्ट में लिख देते हैं इंडक्शन पे। इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दैट्स वाई, इस कारण से, दैट्स वाई इट इज नोन एज, इसलिए इस मशीन को, दैट्स वाई इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करता है, इसलिए इस मशीन को इट इज नोन एज इंडक्शन मशीन। इसलिए हम इस मशीन को, दैट्स वाई दिस मशीन इज नोन एज, दैट्स वाई दिस मशीन इज नोन एज इंडक्शन मशीन। इसलिए हम इस मशीन को इंडक्शन मशीन बोलते हैं। और ये बिल्कुल किसकी तरह सिमिलर ऑपरेशन होता है जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, विच इज सिमिलर टू, जो इसमें इंडक्शन होता है, जैसा ट्रांसफार्मर में इंडक्शन होता है, प्राइमरी का फ्लक्स दूसरे से लिंक करता है, यहां भी आपका स्टेटर का फ्लक्स आपके रोटर से क्या करेगा, लिंक करेगा, इंडक्शन मेथड द्वारा। ठीक है, विच इज सिमिलर टू, इसी के आगे लिखेगा
which is similar to transformer operating principle, which is similar to transformer ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जो कि ट्रांसफार्मर की तरह ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफार्मर जैसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो है इंडक्शन मशीन का जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल आपके ट्रांसफार्मर में है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनूं तो जैसा डायग्राम आपका ट्रांसफार्मर का बनेगा वैसा ही इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम किसका भी बनेगा, इंडक्शन मशीन का बनेगा। ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम से हम लोग इंडक्शन मशीन के डायग्राम को क्या करेंगे, सर लॉस किसमें ज्यादा होता है डिस्कस करेंगे। कहे अभी आगे आगे उचक रहे हो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो आपको कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। लॉस किसमें ज्यादा होगा बताओ जरा। पहले जब ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया तो पहले ही बताया था ये रोटेटिंग डिवाइस होती है, इसमें आपका जो है मैकेनिकल लॉस होगा, ट्रांसफार्मर में लॉस कम होगा। लिखा था ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी 98-99% होती है, वेरी वेरी हाई इफिशिएंसी। यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट होता है जिसकी वजह से इसमें लॉस ज्यादा होते हैं। सूरज जो पढ़ाया वो सब भूल गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब दोनों के प्रिंसिपल एक जैसे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट सर्किट भी एक ही जैसे आने वाले, लगभग लगभग एक जैसे आने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, उससे हम लोग कई चीजें अभी आगे देखेंगे, क्योंकि आपका जो इंडक्शन मशीन है वो बिल्कुल एक जैसा ट्रांसफार्मर है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो रोटर पे रखी है। रोटर है तो आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसकी रोटेट करेगा, बस इतना अंतर है। अगर रोटेटिंग सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेट करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी स्टेटस से, बस फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस दैट इज, कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर, दैट इज आपका नो लोड पावर फैक्टर, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वहां पे सारे ये पॉइंट आ जाएंगे। तो लिखिए difference between the induction machine and transformer. डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफार्मर। तो एक साइड लिख लीजिए इंडक्शन मशीन और एक साइड लिख लीजिए ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलो अच्छा, 9 बजे से ईसी वालों की क्लास है तो आज क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे। कल से मैं आपकी मशीन की 2.5 घंटे क्लास लूंगा जो है, ठीक है। आज थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो पाई है, ठीक है। कल से आपकी क्लास थोड़ा सा 6:30 बजे के आसपास रख लेंगे, जिससे कि आपका जो है कम से कम 2.5 घंटे तो मशीन आपको पढ़ा पाए जो है, ठीक है। तो आज तो ये तो हो गया कि आपका मशीन स्टार्ट हो गया, कई दिनों से पेंडिंग चल रहा था, ठीक है। तो नाउ वी विल टेक, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका जो है कि इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर में आपका जो है क्या अंतर होता है, और फिर उसके बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में हाँ लेक्चर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलो तो इसके आगे कल डिस्कशन करूंगा। कल आपकी क्लास की टाइमिंग 6:30 बजे से होगी, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। और बहुत सरल है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इंडक्शन मशीन से, ठीक है।